20 अक्टूबर, हिंदू पेज 5। एंडोसल्फन। एंडोसल्फन एक पेस्टिसाइड है जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था एंड ऑल्सो एज अ वुड प्रिजर्वेटिव, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है इसलिए 2001 में केरला ने इसको बैन कर दिया था। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इसको बैन कर दिया था। 2011 में ही स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में भी इसको वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया था। हिंदू पेज 6, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूएनडीपी निकालता है। इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंडाइसिस दिए होते हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। हिंदू पेज 10, स्वदेश दर्शन स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इस स्कीम के सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। इसे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च किया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म देश में फेमस प्लेसेस पे टूरिस्ट इंफ्रा को और मजबूत करने के लिए पैसे देती है। इसमें थीम बेस्ड सर्किट्स हैं जैसे हिमालयन सर्किट, रामायण सर्किट एट्सेट्रा। बहुत जल्द इस स्कीम का सेकंड वर्जन लॉन्च किया जाएगा जिसमें शायद ये थीम बेस्ड सर्किट कंटिन्यू नहीं किए जाएंगे। मेंस के पर्सपेक्टिव से टूरिज़्म टॉपिक हमने क्लास 79 पेज 6 पे पढ़ा था। हिंदू पेज 11, वल्चर्स। वल्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी कोई डेड एनिमल होता है तो उसके कैरकस से, उसकी डेड बॉडी से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। वल्चर्स उन डेड बॉडीज़ को फिनिश करके बीमारियां बचाते हैं। इंडिया में 9 तरह के वल्चर्स पाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वल्चर्स को बचाने के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 लॉन्च किया है। डाइक्लोफेनेक क्या है? जब भी कैटल बीमार होती थी तो उसको ट्रीट करने के लिए एक ये ड्रग यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में जब उन कैटल की कैरकस को वल्चर्स खाते थे तो वो ड्रग वल्चर्स के अंदर भी चला जाता था एंड उनकी किडनी फेल हो जाती थी। इस वजह से 93 से 2003 के बीच में 95% ऑफ इंडियाज़ वल्चर्स ख़त्म हो गए। इसीलिए 2006 में सरकार ने इसको बैन कर दिया कि डाइक्लोफेनेक्स को अब कैटल को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। इंडिया में जो वल्चर्स मिलते हैं उनमें से कुछ ये हैं। उनका IUCN स्टेटस यहाँ दिया हुआ है। जैसे इंडियन वल्चर का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इजिप्शियन वल्चर जो इंडिया में पाया जाता है वो एंडेंजर्ड है। हिमालयन वल्चर नियर थ्रेटेंड है। हिंदू पेज 14, वेब 3। वेब 3 एक नए तरह का इंटरनेट आर्किटेक्चर है। इसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत कम है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिस वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड है। इसे हमने मेंस की क्लास 70 पेज 8 पे डिस्कस किया था। एडिटोरियल। अर्थ क्राइसिस में है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी क्राइसिस कैसे? जैसे पैंडमिक, यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन। और परमानेंट क्राइसिस कैसा? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन रेस ख़त्म हो सकती है, हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है। और पैंडमिक की वजह से पिछले कुछ सालों में सरकारों ने ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स पे ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है, इकोनॉमी पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। इन कारणों की वजह से SDG 2030 को मीट कर पाना और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर सकता है? घर में हम बिजली बचा सकते हैं फालतू की लाइट्स ऑफ करके। फूड हमें कम वेस्ट करना चाहिए, नॉनवेज कम खा के, क्योंकि नॉनवेज में ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कार्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदो। हम लोगों को कैसे एंकरेज कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर खाने की प्लेट थोड़ी छोटी होगी तो लोग थोड़ा कम लेंगे तो फूड वेस्टेज के चांसेस थोड़े कम होंगे। सरकार स्पेशल साइकिलिंग पाथ बना सकती है। अगर डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन्स होंगी तो ज़्यादा लोग साइकिलिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स। जो कूड़ादान होता है उसको हम थोड़ा अट्रैक्टिव सा बना सकते हैं ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए एंड रीसाइक्लिंग थोड़ी ज़्यादा हो। जो जितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज करेगा
उसको उतना ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए। जैसे डेवलप्ड कंट्री मान लो यूएसए है, वहाँ पे लोगों को ना यूज़ एंड थ्रो जैसा लाइफस्टाइल होता है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है, बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कंपेयर करो इसको अफ्रीका की किसी कंट्री से, वहाँ पे लोग थोड़े कम बिजली का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फिजूल की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, चीज़ों को कंजर्व करते हैं। तो यानी कि अफ्रीका की एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट 80 टाइम्स लेस है एज़ कम्पेयर टू समवन फ्रॉम यूएसए। दुनिया की 50% पूरेस्ट पॉपुलेशन मिलके भी इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं कर पाती है जितना सिर्फ 1% ऑफ द रिच लोग कर लेते हैं। तो इसलिए जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको उतना ही ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए। कंक्लूजन में आप लिख दो, महात्मा गांधी जी का वाला स्लोगन की वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। क्लाइमेट चेंज को रोकना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार, इंडस्ट्री, लोग। लेकिन किसको कितने ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे पल्यूटर पेस, जो पोल्यूशन करे उसी को भुगतना पड़ेगा। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको क्लाइमेट चेंज रोकना चाहिए, लेकिन जो लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़, उनको ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट हमने क्लास 76 में पढ़ा था। दूसरा एडिटोरियल, मदरसास के बारे में जनरली माना जाता है कि वहाँ पे रेडिकलाइजेशन किया जाता है, जिसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। एंड इंडिया में मुस्लिम्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों हैं, उसका रीज़न ये है कि मुस्लिम्स नॉर्मल स्कूल में नहीं बल्कि मदरसास में पढ़ाई करते हैं। लेकिन 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बताया गया कि एक्चुअली सारे नहीं, सिर्फ 3% मुस्लिम्स ही मदरसास में पढ़ाई करते हैं। एंड उसका रीज़न भी ये है कि उनके पेरेंट्स नॉर्मल स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स मदरसास पे सर्वे करवा रही है, इससे फ़ायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। फ़ायदा ये कि इन सर्वेज से हमें एक मौका मिला है कि हम मदरसास को मॉडर्नाइज़ कर सकें एंड मुस्लिम्स में जो पेट्रियार्की होती है उसको थोड़ा कम कर सकें। लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर इन सर्वे रिजल्ट्स का मिसयूज़ किया गया तो सोसाइटी में सोशल डिविजन्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए पावर में आते हैं एंड फिर गवर्नमेंट डेटा का मिसयूज़ करते हैं सोशल डिविजन्स बढ़ाने के लिए। रोज़ एडिटोरियल्स की समरी ज़रूर लिखा करो, चाहे एक पेज की लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। समरी लिखोगे तो रोज़ नया कंटेंट मिलेगा एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी।